हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिरशास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके का जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, मीनिंग देयर बाय 20 मार्क्स के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो मैथमेटिक्स है। तो अ, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए हुए आलेख के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे अधिक है। ठीक है, तो एक आपका डेटा सेट गिवन है, एक ये ग्राफ आपका गिवन है, इसमें एक प्लॉट गिवन है डेटा सेट का। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि किस महीने में मैक्सिमम चेंजेस हैं। ठीक, तो आप चलिए देखते हैं इसमें कि मैक्सिमम चेंज कहाँ है। तो देखिए, अप्रैल अप्रैल मई, मई जून, जनवरी फरवरी और फरवरी मार्च। तो सबसे पहले देखिए, देख के भी लग रहा है आपको, प्लॉट से अगर देखें अप्रैल मई में देखें तो अप्रैल में कितना है 4.75। ठीक है, 4.75 और मई में कितना है 3.75। 3.75 मतलब मैक्सिमम जो चेंज है यहाँ का 1 का है। 1 का देखो 10 लाख है, ये 10 लाख है, मीनिंग देयर बाई 1 का मतलब सीधे सीधे हो गया 10 लाख का चेंज। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, दूसरे में और चेंज देख लीजिए। अगर आपको कोई लग रहा है, इस इन दोनों में चेंजेस देख लेते हैं। यहाँ 3.5 है, इस पर 3.5 है, और यहाँ कितना है, यहाँ 4.25 है। ठीक है, 3 फरवरी और मार्च में देखिए, फरवरी और मार्च में 3.5 और 4.25 है। ठीक है, तो यहाँ जो चेंजेस आया वो चेंजेस कितना आया 7.5। यहाँ जो चेंजेस आया जो है 0.75 आ गया। तो 10 लाख की बात करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली, तो इसमें भी देख रहे हो आपका कि 7.5 ही चेंज आया है। तो मैक्सिमम जो चेंज है वो कौन सा है, वो मंथ है अप्रैल और मई। सिंपली देख के लग रहा था, इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अप्रैल और मई मंथ में जो वेरिएशन है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण जो उसके पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाई चार्ट। देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, जैसे ये है आपका, ये पाई चार्ट होता है जिसमें वेरिएशंस रहते हैं, कुछ पार्ट गिवन रहता है, तो इसको बोलते हैं आप पाई चार्ट। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जो प्रिज्म के शीर्ष अगर आपको कैलकुलेट करना है तो शीर्ष इज इक्वल टू क्या होगा, शीर्ष जो होगा वो 2 गुणे आधार में भुजाओं की संख्या। ठीक है, 2 गुणे आधार में भुजा। अब ध्यान दीजिए, प्रिज्म में शीर्षों की संख्या बराबर 2 गुणे आधार में भुजाओं की संख्या। अब एक चीज ध्यान दीजिए, त्रिभुजाकार प्रिज्म कह रहा है, तो मतलब जो आधार है, आधार में क्या है 3 भुजाएं हैं, और इनमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो इसका मतलब कितना हुआ
6 जो है कितने शीर्ष होंगे, 6 शीर्ष होंगे इस जो है प्रिज्म में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के ही क्वेश्चंस जो है ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो है डेटा पर जो है स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर्स में मिलते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। एक घनाकार गोदाम की लंबाई एक घनाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56, 42 और 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की बीमा इस तरीके से है। ठीक है, तो अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सिंपल आपका आयतन जो पूरे गोदाम का आयतन है डिवाइडेड बाई एक डिब्बे का आयतन कर देंगे तो आपको टोटल डिब्बों की संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, और डिब्बों की संख्या जो है अ, डिब्बों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे आप, पहले गोदाम का जो आयतन है, गोदाम का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो पहले क्या है 56 गुणे आपका कितना है 42, फिर गुणे 42 और इंटू कितना हो गया, लंबाई कितनी है 10 है, डिवाइडेड बाई, जस्ट अ मिनट। हाँ तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। अब प्रत्येक डिब्बे की डायमेंशंस देख लीजिए। पहले है 2.8, ठीक, दूसरा क्या है 2.5 एंड थर्ड क्या है, देखो 70 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारी डायमेंशंस जो है, सारे जो इनके साइड्स हैं वो मीटर में गिवन है। तो 70 सेंटीमीटर में कितना होगा 0.7 हो जाएगा, तो 0.7। तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4800। ठीक, तो कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, 4800 डिब्बे जो है इस पूरे घनाफकार जो गोदाम है उसमें रखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर जो सही हुआ, आंसर आपका जो है बी सही हुआ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए हाँ, एक क्या है, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है तो वर्ग की भुजा क्या होगी, ये चीज हमको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि आयत के क्षेत्रफल से 2 गुना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 16 और चौड़ाई कितनी है 8। ठीक, तो आयत की भुजा मतलब वर्ग की भुजा मतलब ए की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 गुणे 16 लिख सकते हो, क्योंकि 8 दूनी 16 हो गया। अब देखो तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आंसर इतना, इसका कौन सा सही होगा, आंसर सी जो है करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, किसी आयताकार खेत के विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक तो बहुत बेसिक सा प्रोसीजर है कि आप सिंपल एक आयत बनाइए। ये आयत है आपका, आयताकार खेत हो गया, इसके विकर्ण की लंबाई ये कह रहे हैं ये है आपका 17,
और इसका परिमाप कितना है? 46 है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग कितना है? 46 है। तो इससे आप इन दोनों का यूज करके आप इसका क्षेत्रफल निकालिए। या एक दूसरा भी तरीका है, क्योंकि इसमें अगर ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होने वाला है। ठीक है? तो इसका एक दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट आपको वो वैल्यू पता हो, अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला होता था पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस 8a। ठीक, ये क्या है? पी क्या है? उसका परिमाप है। डी क्या है? डायगोनल है, विकर्ण। ए क्या है? एरिया है। ये आयत के लिए रिलेशन होता है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस 8a। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इससे क्या होगा, ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, बाकी सारी चीजें गिवन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो इससे देखिए पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू पेरीमीटर जो गिवन था, परिमाप गिवन था 46 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू डी। डी जो डायमीटर था, डायमीटर आपका कितना था? 17 था। 17 स्क्वायर प्लस 8a। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे आप तो जो एरिया है, एरिया आपको निकल के आएगी 120 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? 120 मीटर। ठीक, तो ये इसका आंसर कौन सा सही हो गया? आंसर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप P है, जहां P एक पूर्णांक है। P के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान कौन से हैं? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप देखिए, आपको त्रिभुज पता होगा, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, सपोज करो x है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप P इज इक्वल टू x प्लस 5 प्लस 10। ठीक है, तो परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। इससे क्या होगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू P माइनस 10 5 15 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज आपको पता होगा, किसी भी त्रिभुज में इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बस इसी चीज को सेट करना है और P की वैल्यू आपको यहां पुट करते चलना है। ठीक, तो अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को पुट करता हूं, फर्स्ट ऑप्शन में ए को लेते हैं, ए को अगर मैं लेता हूं 20, P की वैल्यू अगर मैं 20 ले लेता हूं, तो 20 ले लूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? अगली अदर दो भुजाएं हैं 5 और 10, क्या ये पॉसिबल है x की वैल्यू? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 5 और 5 को जोड़ दोगे तो वो इक्वल होगा, उससे ग्रेटर नहीं होगा। जबकि रूल क्या कहता है? किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होना चाहिए। तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? बी। बी में क्या है? 21 है पहला, मिनिमम वैल्यू कितनी रख रहे हैं? 21। अब 21 अगर यहां रख दोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। x इज इक्वल टू 6। और अदर जो दो वैल्यूज हैं वो क्या है? 5 और 10 है। तो ये तो पॉसिबल है, किसी भी दो भुजा को जोड़ लीजिए, तीसरी भुजा से बड़ी होगा। तो मीनिंग देयर भाई आपका ये जो है ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन को भी चेक करते हैं। तो 21 अगर देखें ध्यान से, तो 21 सिर्फ इसी में है, बट ये भी फेल हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन मैक्सिमम वैल्यू की भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 29। तो 29 में से आपका 15 चला जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना बचेगा आपका? 14 आ जाएगा एक्स की वैल्यू।
x की वैल्यू 14 आ जाएगा और रिमेनिंग दो जो वैल्यूज हैं वो हैं आपका 5 और 10 है। ठीक, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि कोई भी दो साइड्स अगर जोड़ रहे हो तो तीसरी साइड से बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन से चेक करना होगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टू द पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से। 3 की घात कितनी है, 198, कितने से भाग देनी है, 7 से। अब बताना है शेष कितना आएगा। देखो बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है, ये जो आपको दिख रहा है 3, इसको कुछ इस तरीके से बना दीजिए कि 7 से अगर मैं डिवाइड करूं इस पर्टिकुलर अंदर के नंबर से तो एक का डिफरेंस आए, या एक ज्यादा हो या एक कम हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अगर देखिए, अगर 3 की पावर 3 कर दिया जाए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक, तो कैसे भी अगर मैं इसको 27 बना दूं, ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 3 की घाते 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तभी तो हो सकता है। लेकिन ये 3 मैं लिख रहा हूं तो यहां से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो कितना हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 तिया 9, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक, ये तो क्या हो गया 27, 27 की पावर कितना हो गया 663, ये जो है ऊपर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 27 को, कितना बचेगा, ये जो है अगर देखिए 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ठीक है, ये एक कम है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, एक कम है, तो -1 की पावर कितना आएगा, -1 की पावर आएगा 663, -1 की पावर 663 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए -1 की पावर 663 है, ये पावर ऑड है, मीनिंग देयर बाई ऊपर कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाई 7 आएगा। अब -1 डिवाइडेड बाई 7 का मतलब क्या हुआ कि 7 -1 सिंपली कर दोगे, तो इसका मतलब जो ऊपर वैल्यू आएगी वो 6 आएगी डिवाइडेड बाई 7, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपका 6। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बस इतना ही ध्यान देना है कि आपको जो हर है उससे डिवाइड करने पर एक नंबर, एक के आसपास बचे वैल्यू, कुछ इस तरीके के पैटर्न आपको सेट करनी है। ठीक है, और अगर ऊपर निगेटिव वैल्यू आए, जैसे जैसे इसमें निगेटिव आई है तो क्या हुआ, हर में घटा दो वही शेषफल होगा। अगर पॉजिटिव आती तो जो वैल्यू आती वही आंसर होता। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 6। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, इसमें क्या है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमिक संख्याएं हैं, इसका मतलब संख्याएं क्या होगी, x, दूसरी फिर क्या होगी x+1, फिर x+2, ठीक है, फिर x+3, फिर x+4, फिर x+5, फिर x+6, फिर आएगी x+7। ठीक है, तो ये आपकी क्रमिक संख्याएं हो गई।
क्योंकि 7 क्रमिक संख्याएं लेनी थी तो ये वाला लास्ट वाला नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसमें इतनी संख्याएं हो गई और इसकी इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है, इसका जो औसत है वो है 20। तो इससे x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। x की वैल्यू निकल आएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? x प्लस 6 हो जाएगी। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 17। x इज इक्वल टू 17 मिलेगा तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 हो जाएगा। तो मीनिंग जब है 17 प्लस 6, तो 17 प्लस 6 मिलके आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सही होगा, आंसर आपका 23 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर घंटे में बदलें। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है तो एक फैक्टर है आपको ध्यान में रखना है कि 5/18, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, 5/18। तो अगर जैसे मीटर पर सेकंड में गिवन है, इसको बनाना क्या है? किलोमीटर पर आवर में बनाना है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इसी नंबर से करना है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 18/5। ठीक है, अब 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 18 दूना 36 हो जाएगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि बस ये फैक्टर आपको याद रखना है, 5/18। तो इसमें अगर ज्यादा वाली वैल्यू, ज्यादा का मतलब इस तरीके से समझ लो, आप किलोमीटर की ज्ञात करनी है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लो कोई चीज किलोमीटर में गिवन होती, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता, तो क्योंकि मीटर क्वांटिटी अगर देखो तो कम होती है, तो कम वाले फैक्टर मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये माइंड में रखना, नहीं तो फिर रिवर्स कर दोगे तब उससे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो इसमें देखिए, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, मैंने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि आपका MDH इज इक्वल टू, बस इतना ध्यान रखो, MDH। M क्या है आपका? नंबर ऑफ पर्सन्स है। D क्या है? डेज है। H क्या है? पर डे कितने घंटे काम करते हैं, बस ये है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी नहीं है, अगर आपको लग रहा है दिन नहीं दिया है, घंटे नहीं दिया है, तो उन चीजों को आप हटा सकते हैं। तो इसमें मजदूर दिया गया है, मतलब M दिया गया है, और दिन दिया गया है, तो M और D दिया गया है, तो मैं H को नहीं लिखूंगा। तो इसी तरीके से लिख दूंगा M2 और D2। आपको ज्ञात क्या करना है? तो वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। पहले 15 मजदूर है, 15 मजदूर कितने दिन? 12 दिन में बना लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 20 गुणे कितने दिनों, मतलब D2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया, और 4 कन्नम 4, 4 तिहाई 12 हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो D2 की वैल्यू आई वो क्या आई गई? 3 इंटू 3। तो इस तरीके से 9 डेज आपका लगेगा, जो है 20 मजदूर उसी काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन देखो, एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी को कितना घटा दें कि ओवरऑल जो है कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो ये हम इसी प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तो तब लगाएंगे जब एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और दूसरी क्वांटिटी को घटाना पड़ेगा फिर बैलेंस करने के लिए। एक दूसरा भी फार्मूला इसमें कर सकते होता है कि जैसे एक क्वांटिटी आपकी
घट रही है तो दूसरी को कितना बढ़ाएं। तो उसके लिए फार्मूला जस्ट चेंजेस क्या होगा, यहाँ जो प्लस है नीचे वो माइनस हो जाता है। ठीक, तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो यहाँ क्वेश्चन गिवन है 60% की उसकी वृद्धि कर दी गई लंबाई में, तो लंबाई में 60% की वृद्धि की कर दी गई, तो नीचे कितना आ गया 100 प्लस आर, तो मतलब 160 हो गया, और गुणे कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। ठीक, तो जीरो से जीरो कट गया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 37.5%। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रतिशत कमी की जाएगी वो कितना की जाएगी 37.5%। ये चीज ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे क्या हुआ आपका कि अगर लंबाई में वृद्धि कर रहे हो तो चौड़ाई में कितना कमी करनी पड़ेगी 37.5% कम करनी पड़ेगी, तो उसके क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बदला भी जा सकता था कि 60% आपका कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ाया जाए। तो मैं बता रहा हूं उसके फार्मूले में सिर्फ इतना चेंज होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 100 माइनस r मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके क्वेश्चन सीटेट में भी कई बार आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ध्यान से कि 3 1/4 केजी चीनी में 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना चीनी कितनी है 4 × 12 और 1 13, 13/4 किलो चीनी है। ठीक है, टोटल चीनी कितनी है 13/4। अब पैकेट कितने का बनाना है 1/16 का बनाना है। तो ठीक है, तो 13 × 16/4, सबसे नीचे का सबसे ऊपर और बीच का 20 से मल्टीप्लाई होता है डिवीजन में ऐसे ही। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 13 चौको 52। तो इस तरीके से कितने पैकेट बनेंगे आपका 52 पैकेट जो है इससे बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही होगा आंसर ए सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले देखिए ध्यान से। हाँ, तो इसमें देखिए इस पोर्शन को चेक करिए। 6/2 ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये 3 हो गया। अब इसको देखिए 3 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, मल्टीप्लाई करोगे 0 में किसी नंबर से तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हटा दीजिए, फिर ये तो हट गया, ये 7 बचा और प्लस 3 बचा, 7 + 3 10 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई है कितना आ गया 20 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर बी सही होगा 20। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, इसमें देखिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू तथा 5x² माइनस 3px माइनस 15q का महत्तम समापवर्तक x माइनस 3 हो तो p और q के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें एचसीएफ आपको गिवन है x माइनस 3, तो आपको पता ही है ये एचसीएफ जो है ये सेटिस्फाई करेगा इन ऊपर की दोनों इक्वेशन को। मीनिंग देयर बाई x इज इक्वल टू क्या आप पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -3 आप पुट कर दीजिए। इसमें -3 जब पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -3 नहीं, क्योंकि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बनेगा, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या 9 प्लस 3p माइनस q इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये मिलेगा। दूसरा जब इसमें पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये आपका 45 हो जाएगा। 45 माइनस 9p माइनस 15q इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपके पास आ गई, दो अननोन्स आ गए, तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी p और
क्यू की, या दूसरा भी प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि इन सब की वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हैं, इससे भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो आंसर कौन सा सही है, पी की जो वैल्यू आएगी ये आपका -5/3 और क्यू की वैल्यू 4, तो इसका आंसर जो सही होगा वो सी सही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है, तो x का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 7/9 की पावर आपका 9 बन रहा है यहाँ। इधर देखिए इसको भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न बना लीजिए। ये 7/9 अगर इसको करते हैं इस वाले पैटर्न को, तो 7 अगर मैं 9 कर देता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 बन जाएगा। ठीक, इसमें देखिए ये क्या है, 7/9 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये 4x-12 हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घातों का घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है आपको, 7/9 की पावर 9। अब बस इसका जो है कंपेयर कर लीजिए इसकी पावर्स का, तो कंपेयर करेंगे तो आपको कितने मिलेगा, 4x -12 और -3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो 4x इज इक्वल टू कितना आया, देखो 12 और 3 मिलके 15 हो गया, 15 और 9 कितना हो गया, आपको मिला 24। ठीक है, तो इस तरीके से x इज इक्वल टू कितना हो गया, 24/4 हो गया, तो x इज इक्वल टू आपको मिला 6। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका 6 आएगा। ठीक, देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कह रहा है कि 18 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। ठीक है, देखो चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, चतुर्थांश का मतलब 1/4। ठीक है, बस ये चीज अगर आपको पता है तो फिर तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, और इसको सिंपल जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है 11 सही 3/4 है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हर और अंश में होना चाहिए। तो 18 त्रिक का 54, 54 और 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया आपका तो 18 चौक 72 हो गया ना, 72 और 3 मिलके हो गए 75। ठीक है, 75/4 में कितने चतुर्थांश हैं, मीनिंग देयर बाई 1/4 से आप भाग दे दीजिए, बस आंसर हो गया आपका 75 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो इस तरीके से आपको मिला कितना, 75। ठीक है, तो 18 3/4 में कितने चतुर्थांश हुए, 75 चतुर्थांश हुए। ठीक है, बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि चतुर्थांश मतलब समझ गए होंगे, ये तो बेसिक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए, ये है क्वेश्चन आपका, इसमें 0.001, 1.01 और 0.1 का मान ज्ञात करना है, जोड़ना है। एक्चुअली सिंपली आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसमें देखो दशमलव के बाद तीसरा नंबर डिजिट है, तो इनमें आप एक क्या करो, जीरो बढ़ा लो सब में, तो उससे आपको इजी हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो दशमलव के बाद तीसरे नंबर वाला अंक जोड़िए, तो दोनों में जीरो है, इसमें 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो पीछे से दूसरा वाला नंबर है उसको जोड़िए, 1 और ये 1 और ये 0, ये मिलके आपका 2 हो गया। ठीक, तो अभी से अगर आप देख लें तो इसका आंसर जो सही होगा, आंसर बी सही होगा। आगे हमको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें पीछे से आपको 1 और 2 आपका शो हो रहा है नंबर्स में। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। तो बाकी हम जोड़ लेते हैं इसको, तो थर्ड वाला नंबर जोड़िए, तो 1 और 0 और 0, ये क्या हो गया, 1।
और डेसिमल के पहले जो है सिर्फ एक में था 1, तो वो 1 होगा, बाकी सब में 0 है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ गया जो बी है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः, अंतर कितना गिवन है, मान लो संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितने गिवन है 5, और x प्लस वाई की वैल्यू कितने गिवन है, x इंटू वाई की वैल्यू कितने गिवन है 36। तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का अंतर मतलब 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको देखें 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली ऊपर आपका एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक, तो डिफरेंस अंतर है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। तो ये अंतर हो गया और ये गुणनफल हो गया। तो सिंपल क्या है, अंतर कितना है 5 है और गुणनफल कितना है 36 है। तो इसका आंसर कितना आया 5/36। आप इस पर मत जाइएगा कि यहां हमने x माइनस वाई कंसिडर कर लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर की बात कर रहा है तो चाहे x माइनस वाई लिखो या y माइनस एक्स लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो हुआ, आंसर डी इसमें करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 9 से डिविजिबल है। देखिए कि संख्या क्या है 417Z8 कितने से डिविजिबल है 9 से। अब आपको ये पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल जो है कि 9 से डिविजिबल होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है 9 से डिवाइड करने के लिए किसी पर्टिकुलर नंबर को। तो अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता हो तो 3 के लिए क्या होता है, सभी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और उनको जोड़ने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। सेम उसी तरीके से 9 से भी डिविजिबिलिटी होती है कि अगर सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए, नंबर्स को ऐड करने पर अगर वो पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरा जो गिवन नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सिंपल चलिए यही प्रोसीजर को हम लोग अडॉप्ट करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। देखो 4 1 5 हो गया, 5 और 7 मिलके 12 हो गया, 12 और 8 मिलके कितना हो गया 20 हो गया, और जेड और तो 20 प्लस जेड, 20 प्लस जेड किसने से डिवाइड होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए 9 से डिविजिबल होने के लिए जेड की वैल्यू क्या हो सकती है। अब जेड की वैल्यू हम ऑप्शन से चेक करेंगे। पहला 26 है, 6 है, दूसरा 9 है, 7 है और 3 है। अगर देखिए 9 के टेबल में 27 तो आ जाएगा, जेड की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूं यहाँ, जेड इज इक्वल 7 रख दूं तो ऊपर 27 बन जाएगा और 9 तिरिक 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर बी सही होगा, क्योंकि जेड इज इक्वल टू 7 रखने पर ये डिवाइड हो जा रहा है 9 से। तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होने के लिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस ये जो मॉडल सेट था, पेपर था केवीएस पीआरटी का, इसके पूरे 20 क्वेश्चंस देख लिए। 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको केवीएस पीआरटी का जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।